नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के सामान्य अध्ययन के पेपर का प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में यह आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट हल किया। आइए आज दूसरे प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। इस समान अध्ययन के पेपर में कुल 40 प्रश्न होंगे और 40 अंक के होंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि सब्जेक्ट में तो सभी लोग लगभग उतना ही क्वेश्चन गेन कर लेते हैं, और यही जो एक समान अध्ययन पेपर है, यही आपको सिलेक्शन दिलाता है। तो यदि 40 में 30 सही हो जा रहा है, 28 सही हो जा रहा है, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस सेट को हल करना। तो आइए हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? योगा एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस या गोल्डन चैरियट। तो इन चारों में जो दूरी और समय के मामले में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है, वो विवेक एक्सप्रेस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विवेक एक्सप्रेस। और ये जो विवेक एक्सप्रेस है, यह डिब्रूगढ़ से कहाँ तक चलती है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक यह दूरी तय करती है। तो यह भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। किस वर्ष में तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? ऑप्शन रहा इस प्रकार: 1911, 1907, 1913, 1910। तो जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1911 हो जाएगा। तो इन्होंने 12 दिसंबर 1911 को आधिकारिक रूप से दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया। आइए प्रश्न संख्या 3 पर देखते हैं। ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है, कहलाती है? ऑप्शन है पूंजीगत वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोज्य वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पूंजीगत वस्तुएं, ऑप्शन नंबर 1। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में किसके उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता के समक्ष आए थे? 1916 की देखिए बात कर रहा है, और इसी 1916 में ही BHU की स्थापना हुई थी, जिसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन मद्रास विश्वविद्यालय, तीसरा है बम्बई विश्वविद्यालय, चौथा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आइए 5वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन। एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है, इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तीव्रता, कंपन, गुंजन या अनुरणन।
तो इन चारों में जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 अनुरणन। आइए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? छोटा चेतन, किसान कन्या, आलम आरा या या राजा हरिश्चंद्र। तो इन चारों में जो भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी वो था किसान कन्या। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 किसान कन्या। और जो आलम मारा थी, ये तो आलम मारा प्रथम बोलती फिल्म थी। कौन सी थी? प्रथम बोलती फिल्म थी। और प्रथम पहली भारत की पहली जो फिल्म थी उसका नाम राजा हरिश्चंद्र थी। और यह फिल्म मूक फिल्म था, यानी कि इसमें आवाज़ नहीं आता था, केवल इसमें चलचित्र दिखाई देता था, इसमें ऑडियो नहीं होती थी, केवल वीडियो होता था। 7वां नंबर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है ऑप्शन इस प्रकार है। यूथान कट वर्ल्डहाइम, तीसरा ऑप्शन डैग हैमर स्कॉल्ड, चौथा ऑप्शन कोफी ए अन्नाथ। तो इन चारों में जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है डैग हैमर स्कॉल्ड, ये बिल्कुल सही है। जो डैग हैमर स्कॉल्ड थे यह एक स्वीडिश अर्थशास्त्री और राजनयिक थे। इन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव के रूप में कार्य भी किया और संयुक्त राष्ट्र के सबसे युवा महासचिव के रूप में भी ये जाने जाते हैं। तो जब इनकी नियुक्ति हुई थी महासचिव के रूप में तो इनकी जो उम्र थी वो 47 वर्ष थी। तो इसलिए ये संयुक्त राष्ट्र के ये जो महासचिव थे सबसे युवा थे। आइए देखते हैं 8वां नंबर। किसको विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है? क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित आयन बनाते हैं। ऑप्शन है अधातुओं, मिश्र धातुओं, यौगिकों और मिश्रणों। तो इन चारों में जो ऋण आवेशित आयन बनाते हैं उसे अधातु कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का अधातु। तो अधातु क्या करते हैं कि ये ऋण आवेशित आयन बनाते हैं जबकि धातु धन आवेशित आयन बनाते हैं। आइए अगला देखते हैं। उन्नत भारत का अभियान किससे संबंधित है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में निवेश के माध्यम से भारत को एक महाशक्ति बनाना। दूसरा ऑप्शन स्मार्ट शहरों को चिन्हित एवं निर्मित करके भारत का विकास करना। तीसरा ऑप्शन है उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना। चौथा ऑप्शन है स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करके जीवन स्थितियों में सुधार लाना। तो इन चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना। ये उन्नत भारत का जो है कि एक योजना था, है ना। तो यह जो कार्यक्रम था उन्नत भारत का जो कार्यक्रम है यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम रहा है। आइए 10वां हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना संघ के अधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर को की गई। ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर है 1944, 1945, 1946 और 1943। तो इसका जो सही आंसर है 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खगोलीय भौतिकी विज्ञानी ऐसे पहले
जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। कौन कौन से हैं? यूजिन पार्कर है, यूजिन पार्कर, एलन मस्क, जोहान्स केपलर, कार्ल सेगन। तो जो पार्कर थे इन्होंने ही सौर पवन के सिद्धांत को बताया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यूजिन पार्कर हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करती है। तो उसे क्या कहते हैं? लाइसोसोम, गोल्जी, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही आंसर है वो लाइसोसोम ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसको जाता है? MS स्वामीनाथन को, हरिश्चंद्र को, सत्येंद्रनाथ बोस को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। तो इन चारों में जो हरित क्रांति का श्रेय जाता है वो MS स्वामीनाथन को जाता है। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 MS स्वामीनाथन को। और MS स्वामीनाथन को 2024 के भारत रत्न देने की घोषणा भी की गई है। आइए 14 नंबर देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया है। वह बांध कौन सा है? ऑप्शन ए है नागार्जुन सागर, बाणासुर सागर, मेट्टूर बांध या कृष्णराज सागर बांध। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बाणासुर सागर, ऑप्शन नंबर 2 बाणासुर सागर। आइए अब 15 नंबर देखते हैं। एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है कैसियोपिया, ओरियन, ड्रेको, उर्सा मेजर। तो इन चारों में वह कौन सा जो है कि तारामंडल है ना? तो उसको ओरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरियन कहते हैं। तो आंसर नंबर 2 ओरियन। और भी देख लेते हैं हम लोग कैसियोपिया क्या है। तो यह उत्तरी आकाश का एक तारामंडल है। और ड्रेको क्या है? तो जो ड्रेको है यह उड़ने वाली एक विशेष प्रकार की छिपकली है। तो यह उड़ सकती है। ये प्रायः पेड़ पौधों पर ही अपना आवास बनाती है, जो ड्रेको नामक छिपकली है। और चौथा है उर्सा मेजर, जिसको सप्तर्षि तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है। आप देखेंगे उत्तर की तरफ तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके का एक तारा बना होता है। इसी को सप्तर्षि तारा मंडल भी कहते हैं। ऐसे ये बना होता है इस तरीके से, ऐसे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यदि कोई आदमी 20 पुस्तकें 1800 रुपये में बेचता है तो उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है।
तो 68 रुपया या 50 रुपया या 85 रुपया या 72 रुपया। तो इसको आप लोग हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे कि यदि कोई आदमी कह रहा है कि 20 पुस्तकें 1800 रुपये में बेचता है तो उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मान लेते हैं कि ये पूरा कितना हो गया, इसको आप 25 मान लीजिए। तो 25 पुस्तकों को बेचने में इसको 1800 रुपये लगे। अरे 1800 रुपये का जो है कि इसको 1800 रुपये में यह 25 पुस्तकों को बेच रहा है। तो एक पुस्तक का दाम बताना है। तो एक पुस्तक का दाम बताने के लिए आप क्या करेंगे कि इसमें आप भाग दे देंगे कितने का, 1800 में ही 25 का, है ना। तो 1800 भागे 25 कर देंगे तो ये निकल जाएगा। ये आपका आ जाएगा कितना, 72 आ जाएगा। तो 72 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 4, 72 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं। यदि क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है तो नए घन की भुजा ज्ञात करना है। तो नए घन की भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर क्या है, ये घन है। तो तीनों क्या करेंगे कि आप जो है कि घनमूल निकाल लीजिए तीनों का। तो 3 का घनमूल प्लस 4 का घनमूल और प्लस 5 का घनमूल कर दीजिए। तो 3 तिरिक के 9, 4 चौका 16, चौका 64 और 5 पचे 25, पचे 125। इन तीनों को आप जोड़ दीजिए तो ये टोटल आ जाएगा कितना, 216। अब यह 216 किसका घन है, 216 किसका जो है कि आपका घनमूल है इसमें। तो 6 के 36 यहीं आ रहा है 6 वाला जो लास्ट में 6। तो ये ऑप्शन नंबर जो 3 है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर होगा। या इसको कह सकते हैं इस तरीके से 6 घन सेंटीमीटर। अब आइए 18 नंबर देखते हैं कि 7 गुणित 0.7 गुणित 0.07 गुणित 0.007 गुणित 70 का मान ज्ञात करना है। तो आप कैसे मान ज्ञात करेंगे, तो इन सभी दशमलवों को पूर्णांक में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे, 7 गुणित कर दीजिए, फिर 0.7 है तो 7 बटे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। फिर 0.07 है तो जब 0.07 है तो इसको क्या करेंगे, 7 बटा का ये 100 हो जाएगा। दशमलव को जब आप पूर्णांक में बदलेंगे तो देखिए कैसे होता है कि जहाँ दशमलव है, देखिए जैसे 0.07 है तो जहाँ पे दशमलव है उसके नीचे 1 लगा दीजिए और उसके दाहिने तरफ जितने भी अंक हैं उसके आगे 0 लगा दीजिए। तो यहाँ पे 2 अंक है तो 2 0 हो गया। अब इसी प्रकार से 0.7 था तो दशमलव के नीचे 1 लग गया और 7 के नीचे 0 लगा दीजिए तो 10 हो गया। तो इसी क्रम में इसको जो है कि आप पूर्णांक में बदल सकते हैं। तो आइए फिर से देखते हैं, पेज भर गया है। तो अब इसको बदलने के लिए देखिए क्या करेंगे कि इसको बदलने के लिए ये आपका हो गया 7 गुणित आपका 0.7 है तो इसको 7 बटे 10 गुणित 7 बटे का 100 गुणित 7 बटे 1000 और गुणित 70 हो गया। 1 0 से 1 0 इसको काट दीजिए, है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसका गुणा कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7 बटे 1 1 2 3 4 5 और ये 6 0। तो 6 0 कर दीजिए, 2
3 4 5 6 और 7 7 49 7, इन सातों को गुणा कर देंगे तो 16,807 आ जाएगा, बटे इसमें इतना से भाग दे देंगे तो इसका आ जाएगा 0.168 जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 में ये दिया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तीसरा वाला। आइए आगे देखते हैं। 19 नंबर को दिया है कोण KMN में PQ MN के समांतर है यदि KP/PM बराबर 4/13 और KN बराबर 20.4 सेंटीमीटर है तो KQ का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए सवाल का जो आंसर होगा इन चारों में जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला 4.8 हो जाएगा। चूँकि इसको हम हल नहीं कर पाएंगे और मुझे आता भी नहीं है जो ये त्रिकोणमिति का सवाल है। आइए 20 नंबर देखते हैं। वह 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3:4:5 है और उनका महत्तम समापवर्तक 7 है। तो महत्तम समापवर्तक 7 दिया है और ये संख्या ज्ञात करना है तो बहुत आसान सा है। 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। तो जहाँ पर 21 हो 7 3 21 हो गया, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। तो 7 3 21, 7 4 28 और 7 5 35। आइए देखते हैं ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है। ये रहा ऑप्शन नंबर 3 में मिल गया 21, 7 3 21, 28 और 35। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। वर्ष में सुएज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली। तो कह रहा कि किस वर्ष में सुएज नहर को खोला गया। तो 1859 से बनना शुरुआत हुआ, 1869 में यह बन के तैयार हुआ और 1869 में ही सुएज नहर को खोल दिया गया। इस समय सुएज नहर पर मिस्र का अधिकार है और सुएज नहर 2 जली भागों को क्या करता है, जोड़ता है। किसको जोड़ेगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से यह जोड़ता है। आइए आगे देखते हैं। 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। किसके लिए, ब्रिटिश के लिए, स्वराज पार्टी, मुस्लिम लीग या कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा मुस्लिम लीग हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुस्लिम लीग हो जाएगा, है ना। तो लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में हुआ था, है ना, 1916 में हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वे AC मजमूदार थे, है ना। अध्यक्षता करने वाले कौन थे, AC मजूमदार थे। और लखनऊ में हुई बैठक में कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथी धड़ों का पुनर्मिलन भी हुआ था। और यह समझौता भारत सरकार की संरचना और हिंदू मुस्लिम समुदाय दोनों से संबंधित था। लेकिन इसी समय ही भारतीय मुस्लिम लीग के बीच समझौता किया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मुस्लिम लीग हो जाएगा। आइए 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किसके सहयोग से किया गया था। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और सोवियत संघ रूस। तो देखिए क्या हुआ था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत कुल 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे भारत में। वो 3 कौन कौन से थे, है ना, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला।
भिलाई लिख दे रहा हूँ मैं, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है ना। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है ना। अब इन तीनों की जो स्थापना हुई थी ये हुआ था 1959 में हुआ था। कब हुआ था? 1959 में हुआ था। अब एक और इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत 1964 में, है ना। कब किया गया था? 1964 में किया गया था। और इसका नाम था बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो कहाँ पे है? ये झारखंड, है ना। अब ये चारों किसी न किसी विदेशी सहयोग के माध्यम से स्थापित हुए थे। और वो कौन कौन सा था मैं बता रहा हूँ। देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। भिलाई रूस के सहायता से, बोकारो रूस के सहायता से, है ना। तो भिलाई और बोकारो, भिलाई बोकारो, भिलाई बोकारो, भिलाई बोकारो रूस की सहायता से ये स्थापित हुए थे। और दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से और राउरकेला जर्मनी की सहायता से, है ना। तो यही पूछा हुआ कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में हुई और यह किसके सहयोग से हुआ था? तो ये देखिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ये चौथा ऑप्शन में, ये देखिए चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन सोवियत दिया हुआ है। तो यही जो सोवियत है इसी को सोवियत संघ रूस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सोवियत हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि वो लोग भी कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित कर सके और प्रैक्टिस हल करते रहें आप लोग। और साथ ही साथ हमारे बताने से पहले आप लोग पहले से ही जो कि अपना आंसर टिक कर लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि मैं कितना क्वेश्चन हल कर पा रहा हूँ। और जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मिलती रहे। इस समय बिहार शिक्षक भर्ती का ही वीडियो जो है कि इस समय आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहूंगा। इसके बाद यस टेट का आएगा तो यस टेट में भी कुछ न कुछ आप लोग को मैं देता रहूंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या था? बहुत ही आसान सवाल पूछा हुआ है लेकिन क्वेश्चन में बहुत कुछ है। देखिए, गेट ऑफ मैग्निफिसेंस ये पूछ सकता है कि गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। देखिए, सबसे पहला तो यहीं पे आपको सवाल मिल गया, अकबर ने करवाया था। अब उसके बाद कह रहा है कि इस गेटवे का दूसरा नाम क्या था? तो इसी गेटवे को बुलंद दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। तो इस बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने आगरा ज़िले में आगरा से 43-44 किलोमीटर की दूरी पर सन 1575 ईस्वी में। कल के प्रैक्टिस सेट में इसको मैंने बताया था, आज भी मैं बता दे रहा हूँ। 1575 ईस्वी में करवाया था, जो कि यह विश्व का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि द्वार या दरवाज़ा के रूप में है और इसे यूनेस्को की श्रेणी में शामिल भी किया गया है। कल के वीडियो में इसके बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 1752 में
1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कड़ाना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक परिघटना है? आर्किमिडीज, बेंजामिन फ्रैंकलिन, गैलीलियो गैलीली, थॉमसन एडिसन। तो इन चारों में जो बिजली की कड़कड़ाना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना एक ही परिघटना है, इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है कि बताया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका जो है कि राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आइए 26 नंबर का देखते हैं। निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? कृषि का भूगोल, ये तो बिल्कुल है। पर्यटन का भूगोल, ये भी है। संसाधन का भूगोल, ये भी है। लेकिन जो राजनीतिक भूगोल है यही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल जो है यह आर्थिक भूगोल की कोई उपशाखा नहीं है, बल्कि यह भूगोल में एक विचारधारा है। और कह सकते हैं कि यह जो विचारधारा है यह भौगोलिक चिंतन के इतिहास से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ यह मानव भूगोल का एक मूल विषय है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। उस देश का नाम बताइए जिसने अपनी प्रगति की गणना के लिए आधिकारिक मानक के तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली की घोषणा की थी। भूटान, श्रीलंका, भारत और नेपाल। तो उस देश का नाम बताना है कि जिसने अपनी प्रगति की गणना के लिए आधिकारिक मानक के तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली की घोषणा की। तो इन चारों में जो भूटान है इसी ने जो है कि सकल राष्ट्रीय खुशहाली की घोषणा की थी। तो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की अवधारणा 1972 में भूटान के राजा जिग्मे दोर्जी वांगचुंग, है ना, वांगचुंग में केवल लिख दे रहा हूँ, वांगचुंग, ये वहाँ के भूटान के जो है कि राजा थे वांगचुंग। इन्होंने ही सकल घरेलू उत्पाद के स्थान पर जो है कि कह सकते हैं कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को विकसित किया था। और ये जो GNH है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये GNH। तो इस GNH के जो है कि 4 मापदंड हैं। कौन कौन से मापदंड है? तो ये मापदंड पहला है सुशासन, फिर सतत विकास, फिर है उसके बाद तीसरा संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन, और चौथा है पर्यावरण संरक्षण। तो पूछ सकता है कि GNH के कितने मापदंड है? तो GNH के कुल 4 मापदंड हैं। एक ये क्वेश्चन बन गया आपका। उन चारों का नाम भी पूछ सकता है। तो नाम देखिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और न हो तो आप लोग कहीं ना कहीं इसको नोट कर लीजिए। देखिए पहला है, मैं पहला बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सुशासन सतत विकास। दूसरा है संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन। फिर तीसरा है सतत विकास। फिर चौथा है पर्यावरण संरक्षण। चलिए अब प्रश्न संख्या 28 पर चलते हैं। बहुत ही धीरे धीरे आराम से बता रहे हैं ताकि आप लोग नोट भी करते जाएं और हमारे क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आप लोग क्वेश्चन पढ़ ले, उस क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ लीजिए और आप उस ऑप्शन का आंसर दे दीजिए। फिर मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, अब आप मिलान करिए कि आपने कितना सही किया। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और साथ ही साथ आप लोग कोई ना कोई जो है कि अलग से प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उसका भी अध्ययन करते रहिए। कुछ मटेरियल हो उसका अध्ययन करते रहिए और मटेरियल में खासकर आप लोग NCERT के किताबों को ही जो है कि पढ़ें और SCERT के किताबों को पढ़ें।
चाहे वो किसी भी विषय का हो। और ये सामान्य पेपर तो भाई सभी के लिए है, चाहे वो कला वर्ग से हो, चाहे वो सामाजिक वर्ग से हो, चाहे वो विज्ञान वर्ग से हो, चाहे वो भाषा वर्ग से हो, चाहे जिस वर्ग से होगा उसको 40 क्वेश्चन तो हर हाल में जो है कि करने ही करने हैं, और यही क्वालिफाई तय करेगा और सिलेक्शन दिलाएगा। आइए 28 नंबर देखते हैं। शीतल पेय में फ्रिज या सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? एसिटिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो शीतल पेय में जो सनसनाहट उत्पन्न होती है वह कार्बनिक अम्ल के द्वारा होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कार्बनिक अम्ल होता है ना। अब आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? जेपी कृपलानी, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, और चौथा दिया है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इन चारों में कौन से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इन चारों में जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, बीसी बनर्जी भी इनको कहा जाता है, यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो ओ.ए. ह्यूम थे। कौन थे? ओ.ए. ह्यूम। मैं लिख दे रहा हूँ ओ.ए. ह्यूम थे, शायद ए.ओ. ह्यूम है। हाँ, ये मैं गलत बता दिया, यहाँ पे ए रहेगा फिर ओ रहेगा। ए.ओ. ह्यूम थे, है ना। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ये राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कि संस्थापक थे। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वे कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका जो प्रथम अधिवेशन था वो बम्बई, या पहले इसको बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, फिर बम्बई हुआ, अब तो मुंबई कहा जाने लगा। तो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें केवल 72 प्रतिनिधि ने ही भाग लिया था और उनमें से अधिकांश वकील थे। ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि जो प्रथम अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था तो उन 72 प्रतिनिधियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी, या उस संख्या से जुड़े हुए किस पेशे से संबंधित थे? तो वो क्या थे? वकील थे। कभी कभी वकील को बैरिस्टर के रूप में भी दे देता है क्वेश्चन, तो वकील को ही बैरिस्टर कहा जाता है। जैसे एडवोकेट कहा जाता है वैसे बैरिस्टर भी कहा जाता है ना। आइए अब बढ़ते हैं उसके आगे, 30 के बाद 31 पे चलते हैं। इस पुस्तक में 250 पृष्ठ हैं। व्यक्ति ए 1 घंटे में इस पुस्तक के 6 पृष्ठ पढ़ता है। व्यक्ति बी 1 घंटे में इस पुस्तक के 8 पृष्ठ पढ़ता है। इस पुस्तक में 72 पृष्ठों के 2 अध्याय हैं जिन्हें पढ़ना व्यक्ति बी के लिए कठिन है, इसलिए व्यक्ति बी को उन पृष्ठों को पढ़ने में 2 गुना समय लगता है। उनमें से कौन सा व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ने का कार्य पहले समाप्त कर लेगा और अन्य व्यक्ति से कितना जल्दी वह यह कार्य पूर्ण कर लेगा? तो ये तो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही समय हो जाएगा, तो जिनके पास समय होगा वो इसको कर लेंगे और आप लोग भी इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से और इसका आप लोग जो है कि हल स्वयं कर लीजिए। मैं यहाँ पे सीधा आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा बी 1 आवर 25 मिनट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर के सवाल पे चलते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 20, 25, 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। तो इसका क्या करना है? इसका आप लोग लसा निकाल लीजिए। लसा निकालने के बाद जो है कि इसका
क्या करेंगे कि उसमें 3 को जोड़ देंगे, जो 3 शेष बच रहा है तभी उसको जोड़ेंगे, तभी ना आपको जो है कि वो प्राप्त हो पाएगा। जो कह रहा है कि क्या कि वो संख्या ज्ञात करना है। तो जो इनका लसाअ निकाल लीजिए क्रमशः। लसाअ निकालने के बाद 3 को उसमें ऐड कर दीजिए। अब 3 को जब ऐड करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो हो जाएगी 1203 वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1203, ऑप्शन नंबर 2। आइए 33 नंबर देखते हैं। यदि एक आदमी 50 किमी प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है। चलिए कोई आदमी है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। कितने स्पीड में जा रहा है? 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है ना, जाता है। और अपनी समान चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है। यानी कि ये यहाँ से जब गया तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया, और जब पुनः यहाँ बी से फिर ए की तरफ आ रहा है तो 40% अधिक तेज़ी से आ रहा है। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला और 40% अधिक तेज़ी से आ रहा है, तो 50 का जो 40% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? तो 5 चौका 20 हो जाएगा। यानी कि लौटते समय यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया हुआ है। अब दोनों का औसत निकाल लीजिए, तो 7 5 12 होता है, तो 120 हो गया। तो 120 भागे 2 कर दीजिए तो ये 60 आ जाएगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह जो है कि इसकी औसत चाल कितनी हुई? 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो यहाँ पे 60 दिया नहीं है, देखिए 62 दिया हुआ है, तो 62.35 दिया हुआ, तो ये तो अधिक हो गया, यहाँ पे ये अधिक हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर 55.34 दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। 47 दिया, ये भी नहीं होगा। अब यही 58.33 इस 60 के सर्वाधिक नज़दीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब इसको फार्मूले के हिसाब से लगाने पर जो कि इसका जो करेक्ट आंसर इतना आ जाएगा, लेकिन हम जो कि एक व्यवहारिक तौर पर आपको बता दिए। चलिए अब 34 नंबर देखते हैं कि यल और एस सहपाठी होने के साथ साथ अच्छे मित्र भी हैं। 30 छात्रों की कक्षा में यल के 10 मित्र ऐसे हैं जो केवल उसी के मित्र हैं, और 5 ऐसे मित्र हैं जो ए के भी मित्र हैं। कक्षा में ए के कुल 17 मित्र हैं। कितने छात्र न तो यल के मित्र हैं और न ही ए के मित्र हैं? तो ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत घुमा फिरा करके भी यहाँ पर भी ये पूछा है। तो यल और ए सहपाठी है, तो मान लेते हैं यहाँ पे यल हो गया और यहाँ पे ए हो गया, है ना, ए हो गया। ये दोनों सहपाठी हैं, अच्छे मित्र हैं। और 30 छात्रों की कक्षा में यल के 10 मित्र, मान लेते हैं ये यल हो गया, यह ए हो गया। तो यल के कितने कह रहा है? यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। यल के कितने हैं? तो यल के जो है कि 10 मित्र हैं। यल के 10 मित्र ऐसे हैं जो केवल उसी के मित्र हैं, और 5 ऐसे मित्र हैं जो ए के भी मित्र हैं। तो 5 की बात कर रहा है, तो 5 यहाँ 5 मतलब कि ये उभयनिष्ठ हो गया। तो 5 जो है कि ए के भी मित्र हो गए, जो ए के भी मित्र हैं। कक्षा में ए के कुल 17 मित्र हैं, तो ए के पास कितने मित्र हैं? 17 मित्र हैं। कितने छात्र न तो यल के मित्र हैं और न ही ए के मित्र हैं, और कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 30 है। तो देखिए, तो 17 और 10 कितना हो गया? 27 हो गया। 27 हुआ। 27 में कितना अभी कम है कि संख्या 30 हो जाए, तो 3 कम है। तो यही जो 3 हैं ऐसे मित्र होंगे जो न यल के होंगे और ना ही ए के होंगे, और जो 5 मित्र हैं ये 5 जो है कि यल के भी मित्र हैं और ए के भी मित्र हैं। तो यही जो आपका 3 बचा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक बार और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए। अधिक से अधिक इसको जो है कि आप लोग शेयर करें। 35 नंबर का सवाल है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 47 से फिर 64 है, 448 से 2315 है, 2328 से फिर 6987 है। तो यहाँ पे देखिए जो श्रेणी दिया हुआ है इसको मैंने हल करने का प्रयास किया, लेकिन ये हो नहीं पाया था हमसे। आप लोग इसको हल करिए और कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइए कि कौन सा इसका होगा। पूरा आंसर के साथ बताना है कि ऑप्शन नंबर नहीं बताना है कि 2 है, 1 है, 3 है या 4 है। पूरा इसका जो है कि आप लोग हल करिए और इसका आंसर दे दीजिएगा।
चलिए अब आइए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी, है ना? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन या प्रथम नेटिव इन्फेंट्री बटालियन या 41वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन या 21वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन। तो इन चारों में 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में जो पैदल सेना बटालियन शामिल थी वह थी आपका 41वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 का 41वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन। चलिए अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया, है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? 1675 में, 1665 में, 1965 में, 1865 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1765 में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1765 हो जाएगा। तो 1765 में ही मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार सौंप दी थी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ग्रंथि है जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो ये कुल मिला जुला करके लटकी है, नहीं लटकी है छोड़िए। यहाँ पे देखिए दिया है कि शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को शरीर का मास्टर ग्रंथि कहते हैं। राइट ऑप्शन नंबर 3। आइए अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से मछलियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है। मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। मछलियों के गलफड़ों के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और यह ऑक्सीकृत होता है। मछली के हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक बार ही प्रवाहित होता है। तो इन चारों में कौन सा सही नहीं है इसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 वाला, मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, यह गलत है। जिनमें दोहरा परिसंचरण होता है वे उभयनिष्ठ जीव कहलाते हैं, जैसे मेढक हो गया, है ना? तो मेढक में दोहरा परिसंचरण होता है और ये एक उभयनिष्ठ जीव या जंतु है जो जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है। तो इस जो जल और थल दोनों में रहे उसी में ही दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। बाकी जो केवल जल में हो या केवल थल में हो, जैसे मछली जल में है तो उसमें एक हरा परिसंचरण होगा। हम लोग स्थल पे रहते हैं, सभी मनुष्य हैं, पशु है, जानवर है, स्थल पे रहते हैं। तो इनमें जो है कि क्या होता है कि एक ही परिसंचरण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कुछ लोग मन में सोच रहे होंगे कहीं डोढ़ा सांप तो नहीं है। डोढ़ा सांप कभी कभी पनियों में रहता है, कभी कभी जो है कि बाहर भी रहता है। तो ये कौन सा है? इसमें दोहरा परिसंचरण है कि एक हरा परिसंचरण है। कुछ मगरमच्छ होते हैं जो दलदल में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, स्थल पे भी चले जाते हैं। तो ये सब बातों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो मेढक है ये आपका उभयनिष्ठ जीव की श्रेणी में आता है। आइए अब आज का जो है कि अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? तो जो संशोधन की प्रक्रिया है वो अफ्रीका के जो है कि संविधान से लिया गया है और यह अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया। तो 368 के आधार पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, चलते चलते एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक, मित्रों तक शेयर करें और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मैं पुनः एक तीसरे प्रैक्टिस सेट के साथ मिलूँगा आप लोगों से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।